मेरे सगे भाइयों ने पापा के मरते ही मुझे मनहूस कहकर जायदाद से बेदखल कर दिया और मैं फुटपाथ पर बैठी हुई रोने लगी थी। लेकिन आज 15 साल बाद वो मेरे ही 5 स्टार होटल के बाहर चौकीदार की नौकरी मांगने के लिए खड़े हुए थे। जब उन्होंने मुझे मालकिन की कुर्सी पर बैठे देखा तो वहां से भागने की कोशिश की, पर मैंने गार्ड्स को इशारा करके उन्हें रोक लिया और उनको एक पुरानी वसीयत दिखाई, जिसको देखकर वो मेरे पैरों में गिर गए थे। क्योंकि मेरा नाम कायरा है। शीशे के गेट के पार डूबते हुए सूरज की लाली मेरे ऑफिस के महंगे ईरानी कालीन पर बिखरी हुई थी, पर मेरे अंदर का मौसम सुकून भरे मंजर से बिल्कुल अलग था। मैं अपनी काले चमड़े की रिवॉल्विंग चेयर पर टेक लगाए हुए झूमर की चमकती हुई लड़ियों की तरफ देख रही थी, जहां पर मेरी एक हरकत पर स्टाफ सांस रोककर हुक्म के इंतजार में रहता था। ये वो दुनिया थी जिसको मैंने अपनी हथेलियों के छालों और आत्मा के जख्मों से हासिल किया था। मेरे सामने रखी अखरोट की लकड़ी से बनी बड़ी सी मेज पर दुनिया की महंगी कॉफी की महक उड़ रही थी कि अचानक से इंटरकॉम की बीप बीप ने कमरे का सन्नाटा तोड़ दिया। सेक्रेटरी की कांपती हुई आवाज गूंजी, मैडम, वो दो लोग आ गए हैं जिनका आपने कहा था। मेरे होठों पर एक डरावनी मुस्कुराहट रेंग गई। मैंने उनको अंदर भेजने का इशारा किया और कुर्सी घुमाकर दोबारा से शहर के मंजर में खो गई। फिर दरवाजा खोलने की आवाज के साथ ही दो जोड़े कदमों की हिचकिचाहट और डर मुझे अपनी पीठ पर महसूस हुई। यही वही कदम थे जो कभी जमीन पर पड़ते थे तो लहजा हुक्म का होता, पर आज उनकी छापे में जमाने भर की मोहताजी लिख रही थी। तभी मैंने कुर्सी घुमाई और उनके सामने हुई। मेरे सामने दो अधेड़ उम्र आदमी खड़े हुए थे, जिनके मैले कुचैले कपड़े और उलझे हुए बाल इस 5 स्टार होटल के एयर कंडीशनर माहौल में किसी अजीब से दाग की तरह लग रहे थे। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी और आंखें मेरे ऑफिस की शान शौकत देखकर हैरत से फटी की फटी रह गई थी। वो शायद उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें नौकरी के लिए किसी मैनेजर के सामने भेजा जाएगा, पर यहाँ वो इस सल्तनत की मालकिन के पास थे। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी, पर पहचान की कोई चमक उनमें नहीं थी। सिर्फ डर और हैरत थी कि इतनी बड़ी हस्ती ने इनको क्यों बुलाया है। मैंने खामोशी से मेज की दराज खोली और एक पुराना सा और खस्ता हाल लिफाफा निकालकर उनकी तरफ मेज पर सरका दिया। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, बस मेरी आंखें उनके वजूद को बुरी तरह कांप रही थी। कमरे में ऐसी की ठंडक के बावजूद भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से एक दूसरे की तरफ सवाल भरी नजरों से देखा और फिर उनमें से बड़े ने आगे बढ़कर वो लिफाफा उठा लिया। उनके हाथ सूखे पत्तों की तरह कांप रहे थे, जैसे वो कोई कागज नहीं हो बल्कि कोई बम हो जिसको छूते ही वो बर्बाद हो जाएंगे। फिर जैसे ही उन्होंने लिफाफे की सील तोड़कर उसमें से वो पुराना कागज निकाला और उसकी लाइन पर पहली नजर डाली तो मानो कमरे में एक अजीब सी घुटन छा गई थी। अगले ही लम्हे उनके हलक से एक छोटी सी चीख निकली और वो कागज उनके हाथ से छूटकर कालीन पर गिर गया था। उनके चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला हो गया था और टांगे ऐसे कांप रही थी जैसे कि अभी जमीन पर गिर जाएंगे। फिर उनके साथी ने जब झुककर वो कागज देखा तो उनकी आंखों में भी वही डर आ गया जो मौत को सामने देखकर आता है। वो दोनों पत्थर के बन गए थे, नजरों से कभी उस कागज को और कभी मुझे देख रहे थे। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी और मैं सुकून भरे अंदाज में कॉफी का घूंट भरते हुए उनकी बर्बादी और डर का तमाशा देख रही थी, क्योंकि आज वो लम्हा ही आ गया था जब बीते हुए वक्त की परछाई ने उनका गिरेबान पकड़ लिया था। पर ये नहीं जानते थे कि इस कागज में लिखी हुई बातें तो बस शुरुआत है। असली मुसीबत तो अभी उन पर टूटना बाकी थी। मेरे सामने खड़े हुए उन दो कांपते हुए वजूद को देखकर मेरी आंखों के सामने 15 साल पुराना वो मंजर घूम गया था, जब कांपने की बारी मेरी थी और हुक्म चलाने की उनकी थी। और वक्त भी कितना बड़ा जादूगर होता है ना, जो लम्हों में सिंहासन पर बैठने वालों को खाक में और खाक वालों को सिंहासन का वारिस बना देता है। मेरे दिमाग के पर्दे पर गुजरे हुए वक्त की धुन छटने लगी थी और मैं उस मनहूस रात में पहुंच गई जहां से मेरी बर्बादी और फिर उस नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। वो नवंबर की एक ठंडी रात थी जब हमारे घर के दर दीवार पर मौत का सा डर छाया हुआ था। मेरे पापा चौधरी दिनेश, जो कभी इस शहर के फेमस बिजनेसमैन थे और जिनकी आवाज से बाजार के भाव ऊपर नीचे हो जाते थे, आज वो अपने ही आलीशान बेडरूम के बिस्तर पर हड्डियों का ढांचा बने हुए अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। कमरे में दवाइयों की बदबू
और मौत किसी खामोशी का राज था जिसको सिर्फ उनके सीने से निकलने वाली खरखराहट की आवाज तोड़ रही थी। मैं उनके पैरों के पास जमीन पर बैठी हुई उनके ठंडे पड़ते हुए पांव दबा रही थी और मेरी आंखों से टपकने वाले गम के आंसू उनके बेजान पैरों को भिगो रहे थे। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे और कह चुके थे कि बस प्रार्थना करिए कि उनकी तकलीफ कुछ कम हो जाए। हम तो अपना बेस्ट दे चुके, पर ऊपर वाले के फैसलों के आगे हम भी बेबस हैं। पर कमरे के दूसरे कोने में सोफे पर बैठे हुए मेरे दोनों बड़े भाई अमित और अभिषेक प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी बातें किसी और ही टॉपिक पर थीं। उनकी आंखों में बाप के खो जाने का डर तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आने वाली दौलत की चमक और बेसब्रीपन था। मैं सब कुछ सुन सकती थी कि अमित भाई धीमे लहजे में अभिषेक भाई से कह रहे थे कि पापा ने फैक्ट्री के कागज पता नहीं कहाँ पर रखे हुए हैं। मैंने तिजोरी तो देखी थी, पर वो खाली है। अगर मरने से पहले इन्होंने हमें ये नहीं बताया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मेरे कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख कर कहूँ कि ऊपर वाले के लिए चुप हो जाओ, हमारे पापा मर रहे हैं और आप लोगों को जायदाद के कागजात की पड़ी हुई है। पर मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही अटक कर रह गई थी, क्योंकि इस घर में मेरी हैसियत कभी भी एक बेटी जैसी नहीं समझी गई थी। मुझे हमेशा से ही मनहूस कहा जाता था, क्योंकि मेरी पैदाइश के वक्त मेरी माँ मर गई थी। मेरे भाइयों और भाभीियों ने बचपन से ही मेरे दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि मैं अपनी माँ को खा गई हूँ। मेरी वजह से ही उनकी मौत हुई है और अब शायद वो इसी इंतज़ार में थे कि कब मैं अपने बाप को भी निगल लूँ। अचानक पापा की सांसें उखड़ने लगी थी और उनका जिस्म अकड़ने लगा, तो मैं तड़प कर उठी और उनके सिरहाने पर जाकर बैठ गई। पापा, पापा, आपको क्या हो रहा है? मैंने रोते हुए उनको हिलाया तो उनकी आंखें खुली और उनमें एक अजीब सी बेबसी थी। वो कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द उनके हलक का साथ नहीं दे रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। उनकी गिरफ्त कमजोर थी, पर उसमें एक राज था, एक मिन्नत थी। शायद वो मुझे कुछ बताना चाहते थे, ये शायद वो मुझसे माफी मांगना चाहते थे कि मुझे इन भेड़ियों के बीच अकेला छोड़कर जा रहे हैं। अभी मैं चुपकर उनके होठों के हिलने की कुछ हरकत समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से अमित भाई ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे खींच लिया था। हटो कायरा, पापा को सांस तो लेने दो, तुम उनके ऊपर क्यों गिरी जा रही हो? उन्होंने सख्ती से मुझे धक्का दे दिया और खुद पापा के चेहरे के बिल्कुल करीब होकर झुक गए, पर उनका मकसद पापा को सांस दिलवाना नहीं था। मैंने देखा कि अमित भाई पापा के कान के पास मुंह ले जाकर कुछ हल्की आवाज में कह रहे थे कि पापा, वो दुकान वाले कागज और लॉकर की चाबी कहाँ पर रखी हुई है? पापा, कुछ तो बोलिए। ये मंजर सच में इतना ज्यादा भयानक था कि मेरी आत्मा कांप गई। एक मरते हुए इंसान से उसकी आखिरी सांसों में भी दुनिया का हिसाब किताब मांगा जा रहा था। तभी पापा की आंखों से एक आंसू गिरा और कनपटी की तरफ बह गया। उन्होंने अपनी नजर अमित भाई के चेहरे से हटाकर मेरी तरफ की। उनकी आंखों में बहुत तकलीफ और एक अनजाना सा डर दिख रहा था। फिर उन्होंने पूरी ताकत जमा करके अपनी उंगली से कमरे में मौजूद पुरानी सी अलमारी की तरफ इशारा करने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो हाथ उठाते, उनके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा था। साथ ही हलक से एक अजीब सी आवाज निकली और फिर गर्दन एक तरफ को गिर गई। वो हाथ जो मेरी सुरक्षा के लिए उठना चाहता था, वो हमेशा हमेशा के लिए ही बिस्तर पर गिर गया। अचानक कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर मैंने एक चीख मारी और दुख के आलम में पापा के सीने पर लेट गई, पर मेरे भाइयों का व्यवहार अभी भी हैरान कर देने वाला था। अभिषेक भाई ने फौरन से आगे बढ़कर पापा की नब्ज चेक करके देखी और फिर अमित भाई की तरफ देखकर सर को नामे हिलाया। उनके चेहरे पर दुख से ज्यादा काम खत्म हो जाने का असर था। अगले ही लम्हे उन दोनों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, ताकि बाहर मौजूद नौकर और रिश्तेदारों को उनके गम का एहसास हो सके कि वो जो अभी कुछ लम्हे पहले लॉकर की चाबियों के लिए झगड़ रहे थे, अब वो इतनी बुरी तरह से रो रहे थे कि हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए। हमारे सर पर से उनका साया हट गया। उनकी इस बात पर मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन मैं बेबस थी। मैं इस घर की बेबस लाचार बेटी थी, जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी। वो रात मुझ पर बहुत मुश्किल भरी थी। घर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, रिश्तेदार जमा होने लगे। हर आने जाने वाला अफसोस कर रहा था, पर साथ ही साथ मेरी तरफ देखकर बातें भी बनाई जा रही थी। मैंने अपने कानों से बुआ जी को कहते सुना कि अरे ये बड़ी मनहूस लड़की है, पहले पैदा हुए अपनी माँ को खा गई थी और अब बाप को।
बेचारा बड़ी मुश्किल से उसको पाल पोस रहा था, अब आखिर उसको भी ले डूबी है। ये बातें मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे, पर मुझे अपने पापा के जाने का दुख इतना था कि मुझे बदनामी की परवाह नहीं थी। मुझे अपने पापा की इतनी ज्यादा याद आ रही थी, जो भाइयों की नजरों से छुपकर मुझे पैसे देते थे, जो मुझसे कहते थे कि कायरा, तुम मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा हो। पर आज वो दिल टूट गया था। उनके अंतिम संस्कार के दिन में भाई और भाभी का व्यवहार मेरे साथ और भी ज्यादा ठंडा हो गया। अभी पापा को मरे हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि जायदाद के बंटवारे की बातें होने लगी। कुछ दिनों के फौरन बाद ही वो दिन भी आ गया जिसका मुझे डर था। शाम का वक्त था और हम सब लॉन में बैठे हुए थे। अमित भाई और अभिषेक भाई के साथ उनकी पत्नियां मेघा और काजल भी मौजूद थी और मेज पर वकील साहब कुछ कागज फैलाए हुए बैठे थे। वकील साहब ने बताया कि पापा ने मरने से पहले कोई भी वसीयत रजिस्टर नहीं करवाई थी, या कम से कम उनको ऐसा ही लगता था, तो इसीलिए जायदाद कानून के मुताबिक बंटनी होगी। एकदम भाइयों के चेहरे पर तसल्ली आ गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि कारोबार और जायदाद पर कब्जा उनका ही है। लेकिन मसला बस मैं थी, मैं जो अब इस घर में एक फालतू चीज बन चुकी थी। अमित भाई ने गला साफ करते हुए बात शुरू की कि देखो कायरा, पापा के जाने के बाद हालात बहुत बदल गए हैं। हमें कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है और कर्जा भी बहुत है। मगर ये बिल्कुल झूठ था, क्योंकि मैं जानती थी कि फैक्ट्री दोगुना अच्छा फायदा दे रही थी। उन्होंने और कहा कि ये घर बहुत बड़ा है और इसका खर्चा हमसे नहीं उठाया जा रहा, तो हम सोच रहे हैं कि इसको बेचकर कोई छोटा सा घर ले लें, फिर कारोबार में पैसा लगाएं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने डरते डरते हुए पूछा कि तो भाई मेरा क्या होगा, मैं कहाँ पर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर काजल भाभी हंसने लगी। अरे वाह, सवाल तो देखो, तुम्हारा क्या होगा? क्या मतलब? तुम अब कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो कायरा, पूरी 25 साल की हो गई हो। कोई तुम्हारा बोझ अब सारी उम्र तो नहीं उठा सकता, और वैसे भी तुम्हारी नहुसत की वजह से इस घर से सब खुशियां पहले ही उठ गईं। जब तक तुम यहाँ पर रहोगी, हमारे सर पर मुसीबत मंडराती ही रहेगी। उस लम्हे मैंने भाई की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, पर वो नजरें चुरा गए थे। अमित भाई ने हिम्मत के लहजे में कहा कि देखो कायरा, साफ और सीधी सी बात है कि हम तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपना कोई इंतजाम कर लो। हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे ताकि तुम कहीं सर छुपा सको, लेकिन हमारे साथ तुम्हारा रहना अब मुमकिन नहीं है। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरा भी तो घर है, मैं आपकी सगी बहन हूँ। मैं भला कहाँ पर जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में आप लोगों के सिवा कोई भी नहीं है। मैं उनके पैरों में गिर गई। मैंने मेघा भाभी का दामन पकड़ लिया। भाभी, ऊपर वाले के लिए मैं आपके घर की नौकरानी बनकर ही रह लूंगी, पर मुझे कोने में पड़े रहने दे। मुझे घर से नहीं निकालिए। बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन उनके पत्थर दिल नहीं पिघले। और मेघा भाभी ने नफरत से अपना दामन मुझसे छुड़वाया। फिर बोली कि नौकरानी, हमें कोई नौकरानी की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम जैसा मनहूस साया घर में हो तो फिर खुशियां नहीं आती। तुमने तो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, हमारे बच्चों को क्या छोड़ोगी? इस रात मुझे एहसास हुआ कि खून के रिश्ते सिर्फ तब तक खून के रिश्ते होते हैं जब तक उनमें फ़ायदा शामिल न हो, और जब फ़ायदा आ जाए तो ये सब पानी से भी ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। भाइयों ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि कल सुबह तक मैं ये घर छोड़ दूं, वरना वो मुझे धक्के देकर निकाल देंगे। मैं सारी रात अपने कमरे में, जो अब मेरा नहीं रहा था, रोती रही। मैंने पापा की तस्वीर को सीने से लगा लिया और उनसे शिकायत करती रही कि आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए। मैं तो अकेली पड़ गई हूँ, सब यहाँ पर पराए हैं, अपने भाई भी अपनों जैसे नहीं हैं। अगली सुबह सूरज तो निकला था, लेकिन मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा होने वाला था। मैंने अपनी कुछ पुरानी सलवार कमीज एक छोटी सी गठली में बांधी, पापा की तस्वीर और माँ की एक पुरानी अंगूठी जो मैंने छुपा कर रखी थी वो साथ ली, और जब मैं लॉन में आई तो भाई नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं दरवाजे तक पहुंची और रुक गई। एक बार मुड़कर इस घर को देखा जहां पर मैं पैदा हुई थी, खेली कूदी और जवान हुई, जहां मेरे माँ बाप की यादें बसी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर दिल में अब फरियाद नहीं बल्कि एक अजीब सी आग सुलग रही थी। मैंने अपने भाइयों की तरफ देखा और कहा कि आप लोग आज मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल रहे हैं ना? याद रखना, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज मैं बेघर हो रही हूँ, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन तुम लोग भी मोहताज होगे। मेरी बात सुनकर
अमित भाई गुस्से से उठ गए कि चल निकल यहाँ से, बड़ी आई बद्दुआ देने वाली। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे दरवाजे तक घसीटते हुए ले गए। उन्होंने गेट खोला और मुझे बाहर सड़क पर धक्का दे दिया। आगे से इधर अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और फिर लोहे का भारी गेट एकदम से मेरे मुंह पर बंद हो गया था। मैं सड़क पर गिर गई। मेरे घुटनों से खून बहने लगा। कुछ लोग जो वहां से गुजर रहे थे रुककर तमाशा देखने लगे। किसी ने आगे बढ़कर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की थी। वही लोग जो कल तक मेरे पापा की इज्जत करते थे, आज उनकी बेटी को सड़क पर रोता हुआ देखकर छोड़ गए। आसमान पर काले बादल छा रहे थे, पर तेज हवा चल रही थी। मैंने अपनी चादर ठीक की और लड़खड़ाते हुए कदमों से चल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ पर जाना है। शहर की सड़क मेरे लिए अजनबी थी। गाड़ियों का शोर और लोगों की भीड़ मुझे डरा रही थी। भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल था, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ मेरे दिल पर हो रही थी। मेरे दिल में लगे जख्म पर तकलीफ थी। मैं चलती रही, यहाँ तक कि शहर के एक वीरान बस स्टॉप पर पहुंच गई। रात गहरी हो गई थी, ठंड भी काफी बढ़ रही थी। मैं बेंच पर सुन्न होकर बैठ गई। वो मेरी जिंदगी की पहली रात थी जो मैंने खुले आसमान के नीचे गुजारी। हर आहट पर मेरा दिल दहल जाता था कि कहीं कोई दरिंदा ना आ जाए। मैंने सारी रात जाग कर गुजारी। मेरे आंसू अब सूख गए थे और उनकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। मैं सोच रही थी कि क्या सच में मैं मनहूस हूँ, क्या सच में मेरी वजह से सब मर गए। लेकिन फिर मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि नहीं, ये उनके जुल्म है और जुल्म कभी भी पनप नहीं सकता। ये ठंडी और खौफनाक रात फुटपाथ के सख्त पत्थरों पर लेटे हुए मैंने खुद से वादा किया कि मैं जिंदा रहूंगी। मैं अभी हार नहीं मानूंगी। मैं भी उनको दिखाऊंगी कि जिसको वो कूड़ा कचरा समझकर फेंक रहे थे, वो एक दिन सोना बनकर दिखाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सफ़र कितना आसान नहीं होगा। अभी तो मुझे पेट की भूख और हवस मारों की नज़रों और समाज की ठोकरों का भी सामना करना था। ये तो बस एक इम्तिहान की शुरुआत थी। सूरज सर पर आ गया था और उसकी तपिश मेरे वजूद को झुलसा रही थी, लेकिन मेरे अंदर की ठंडक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फुटपाथ पर गुजरी वो पहली रात मुझ पर कई सदियों जितनी भारी थी। मैंने अपनी मेली कुचेली चादर में मुंह छुपा रखा था ताकि कोई पहचान नहीं ले कि ये चौधरी दिनेश साहब की बेटी है। वही बेटी जो कल तक रेशम के बिस्तर पर सोती थी, आज पत्थर पर करवटें बदल रही थी। पेट में भूख के मरोड़ उठ रहे थे और हलक में कांटे चुभ रहे थे। मैं उठकर बैठ गई। मेरा सर चकरा रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। भाइयों ने मुझे खाली हाथ निकाला था। मैंने पानी के नल से पानी पीकर पेट की आग बुझाने की कोशिश की, पर भूख पानी से कहाँ बुझती है। मैं सारा दिन शहर की सड़कों पर दीवानों की तरह फिरती रही। बड़े बड़े होटल और बेकरी के शीशे के पार स्वादिष्ट खाने सजे नजर आते थे, जिनकी खुशबू मेरी भूख को और भड़का देती थी। मैंने देखा कि लोग पेट भरकर खा रहे हैं और झूठा खाना प्लेट में छोड़ रहे हैं। मेरा दिल चाहा कि अंदर जाकर वो बचा हुआ खाना मांग लूं और खा लूं, पर मेरी खानदानी गैरत आड़े आ गई थी। नहीं कायरा, भीख नहीं मांगनी है, चाहे मर जाना पर हाथ नहीं फैलाना। मैंने खुद को समझाया और आगे बढ़ गई। मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे। तीसरी रात जब मैं एक बंद दुकान के आगे बैठी थी, तो मुझे कूड़े के ढेर के पास एक कुत्ता दिखाई दिया जो एक लिफाफे को फाड़ रहा था। उस लिफाफे से आधा खाया हुआ बर्गर बाहर निकल आया। मेरी नज़र उस पर जम गई। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मैं इंसान नहीं रही। मैंने अपने दाएं बाएं देखा, वहां कोई भी नहीं था। मैं किसी भूखे भेड़िए की तरह उस कूड़े के ढेर की तरफ गई। मैंने कुत्ते को पत्थर मारकर भगा दिया और वो मिट्टी में लगा हुआ बर्गर उठा लिया। उसको मुंह के करीब लाते हुए मुझे अपने आप से ही घिन आ रही थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू उस बर्गर पर गिर रहे थे। ए ऊपर वाले, ये दिन भी देखना था। मैंने आसमान की तरफ देखा और फिर आंखें बंद करके वो निवाला हलक से नीचे उतार लिया। वो निवाला नहीं था, वो मेरी गैरत का खत्म हो जाना था जो मैं अपने हाथों से उठा रही थी। उस दिन चौधरी दिनेश की नाजुक बेटी मर गई और उसकी जगह एक ऐसी कायरा ने जन्म लिया जिसको सिर्फ जिंदा रहना था। रात के पिछले पहर सड़कों पर सन्नाटे का आलम होता था, पर यह सन्नाटा भी ठीक नहीं था। कई बार गाड़ियां मेरे पास आकर रुकी, शीशे नीचे होते और हवस भरी नजरें मुझ पर पड़ती। अरे मैडम, कहाँ पर जाओगी? आ जाओ, बैठ जाओ, मजे कराएंगे तुम्हें। ये बात मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती। मैं डर की वजह से गलियों में छुप जाती, कभी पार्क की झाड़ियों में तो कभी किसी मंदिर के पास सीढ़ियों पर बैठ जाती।
मुझे मर्दों की नज़रों से इतना डर लगने लगा था कि मैंने अपना हुलिया बिगाड़ लिया। मैंने अपने बालों में मिट्टी डाली और चेहरे पर कालक मली ताकि कोई मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखे। मैं बिल्कुल एक जिंदा लाश बन गई थी जो बस सांस ले रही थी। एक हफ्ता इसी बेइज्जती में गुजर गया। मैं कमजोरी से निहाल होकर एक छोटे से ढाबे के पास गिर गई थी। मुझे होश ही नहीं था। फिर जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक चारपाई पर पाया। मेरे सर पर एक बूढ़ी औरत गीला कपड़ा रख रही थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी पर आंखों में प्यार था। मैं हड़बड़ाकर उठी। डरो मत बेटी, मैं रमा हूँ, ये मेरा ढाबा है। मैंने तुम्हें बेहोश देखा तो उठाकर घर लेकर आ गई। उन्होंने मुझे गर्म चाय और रोटी दी। मैंने भूखों की तरह खाना खा लिया और जब मैंने उनको अपनी कहानी बताई, भाइयों का जुल्म छुपाकर बस इतना कहा कि मैं अनाथ हूँ और घर से निकाल दी गई हूँ, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी कि आज से तुम मेरी बेटी हो। मेरी भी कोई औलाद नहीं है। मेरा बूढ़ा पति मर चुका है। मैं अकेली ये ढाबा चलाती हूँ। तुम मेरे साथ रहो, काम करो और इज्जत की रोटी खाओ। वो माँ जी मेरे लिए एक देवी बनकर आई थी। मैंने ऊपर वाले का शुक्र किया जिसने मुझे गंदगी के ढेर से उठाकर ये जगह दी। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। वो हाथ जो कभी महंगी क्रीम से मसाज होते थे, अब राख और साबुन से बड़े बड़े बर्तन साफ करती थी। सर्दियों में सुबह में ठंडे पानी से बर्तन धोने से मेरी उंगलियां सूज जाती और उनसे खून निकलने लगता। मेरी कमर दोहरी हो जाती, पर मैंने उफ तक नहीं किया। मैं सारा दिन बर्तन धोती, मेज साफ करती और प्याज काटती। वो मुझे देखकर आशीर्वाद देती। ढाबे पर सारा दिन ट्रक ड्राइवर और मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। मैंने अपने कान और आंखें बंद कर ली थी। मेरा मकसद अब सिर्फ काम करना था। धीरे धीरे मैंने उन माँ जी का हाथ बटाना शुरू कर दिया। मुझे खाना पकाने का शौक तो बचपन से ही था, पर कभी मौका नहीं मिला। एक दिन माँ जी बीमार हो गईं, ग्राहक शोर मचा रहे थे। मैंने हिम्मत की और चूल्हे के सामने खड़ी हो गई। मैंने दाल बनाई, लेकिन उसमें वो मसाले डाले जो कभी हमारी हवेली के बावर्ची डाला करते थे, और उन मसालों का जायका मुझे याद था। फिर जब ग्राहकों ने वो दाल खाई तो उंगलियां चाटते रह गए। उस दिन ढाबे की कमाई दुगनी हुई। माँ जी ने खुश होकर मेरा हाथ चूम लिया और कहा कि वाह कायरा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब से सब कुछ तुम ही संभालोगी। किचन का काम मैं ही संभालने लगी और वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। मेरी मेहनत और जायके ने इस मामूली से ढाबे की किस्मत ही बदल दी थी। दूर दूर से लोग अब उनकी दाल खाने के लिए आने लगे। मैंने अपनी सैलरी का एक एक रुपया जोड़ा। मैंने कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदे, कभी छुट्टी नहीं की। 2 साल के बाद माँ जी की भी डेथ हो गई। वो जाते जाते वो ढाबा मेरे नाम कर गई थी। अब मैं उसकी मालकिन थी, पर मैंने मेहनत जब भी नहीं छोड़ी थी। मैंने ढाबे को पक्का करवाया, फिर साथ वाली दुकान भी खरीद ली। मैं सुबह में 4 बजे उठ जाती और रात को 12 बजे तक काम करती रहती। मेरे दिमाग में भाइयों के वो शब्द गूंजते रहते कि तुम मनहूस हो। मैं उन शब्दों को गलत साबित करने की ही जंग लड़ रही थी। 5 साल गुजर गए। मेरा छोटा सा ढाबा अब एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुका था, जिसका नाम मैंने माँ का किचन रखा। शहर के बड़े से बड़े ऑफिसर और सेठ वहां पर खाना खाने के लिए आते। मेरी शोहरत पूरे शहर में फैल गई थी। पर फिर वो मोड़ आया जिसने मुझे बुलंदियों तक पहुंचाया। शहर के एक मशहूर बिजनेस टाइकून सेठ गोपाल मेरे रेस्टोरेंट पर आए। उनको मेरा इंतज़ाम और खाने का जायका इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने मुझे पार्टनरशिप की ऑफ़र की, और वो एक 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे। पर उन्हें एक ऐसा ईमानदार और मेहनती इंसान की तलाश थी जो उसको संभाल सके। मैंने हामी भर ली। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और साथ ही रेस्टोरेंट को बेचकर उस प्रोजेक्ट में लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, पर मुझे खुद पर यकीन था। अगले 3 साल हमने दिन रात एक कर दिए। मैंने खुद मजदूरों के साथ खड़े होकर होटल की बुनियाद रखवाई। इंटीरियर डिज़ाइन से लेकर मेन्यू तक हर चीज़ मेरी निगरानी में तैयार हुआ। मैंने उस बीच मैनेजमेंट का कोर्स किया, अंग्रेज़ी सीखी और अपने आप को एक देहाती लड़की से एक मॉडर्न बिजनेस वुमेन में ढाल लिया। ये अब वो सहमी हुई लड़की नहीं थी। ये पत्थर की तरह सख्त और फौलाद की तरह मजबूत औरत थी, जिसको दुनिया के हर दांव पेच का पता था। आज 15 साल बाद मैं उस शहर के सबसे बड़े आलीशान द गोल्ड पैलेस होटल की इकलौती मालकिन थी। मेरे होटल में शहर के बड़े बड़े फंक्शन होते और बाहर के मुसाफिर यहाँ पर ठहरते थे। ऊपर वाले ने मुझ पर दौलत की बारिश कर दी थी। मेरे पास वो सब कुछ था जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी, सिवाय अपनों के। लेकिन मेरे दिल में एक बात अभी भी बाकी थी, एक हिसाब अभी चुकाना था। मैं अक्सर अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर
उस पुराने घर की तरफ से गुजरती जहां मेरे भाई रहते थे। मैंने अपने जरिए से पता लगाया था कि वो बर्बाद हो गए हैं। उनकी अय्याशी ने पापा की दौलत खत्म कर दी थी। उनकी पत्नियां झगड़ा करके अलग हो गई थी और वो परेशान होकर घर को बेच चुके हैं और अब वो किराए के मकान में धक्के खा रहे हैं। मुझे उन पर तरस नहीं आता था, बल्कि मुझे यकीन हो जाता था कि बुरे कर्म उनके साथ दोबारा लौटकर जरूर आते हैं और मैं इंतजार में थी कि वो वक्त आए जब वो मेरे सामने आएंगे। और कुदरत ने वो मौका भी पहले ही तय कर रखा था। आज सुबह जब मेरे एचआर मैनेजर ने मुझे बताया कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए कुछ लोगों की दरख्वास्त आई है और उनमें दो नाम अंकित और अभिषेक हैं, तो मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई थी। मैंने वो फाइल मंगवाकर उनकी तस्वीर देखी। ये वही भाई थे जिन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकाला था और आज मेरे टुकड़ों पर पलने के लिए आए थे। मैंने मैनेजर को हुक्म दिया कि उनको किसी आम इंटरव्यू की जगह सीधा मेरे ऑफिस में भेज दिया जाए। मैं उनको अपनी कामयाबी और उनकी नाकामी का आईना दिखाना मैं चाहती थी कि वो जाने कि जिसको उन्होंने कूड़ेदान में फेंका था, वो आज जिस कुर्सी पर बैठी हुई है, वो उनकी सोच से भी ज्यादा ऊंची है। ये बदला नहीं था, ये तो कुदरत का इंसाफ था जो मेरे हाथ से होने जा रहा था। मैंने अपनी कुर्सी संभाली, चेहरे पर वही सख्ती छाई हुई थी जो उन 15 सालों ने मुझे सिखाई थी और उनके आने का इंतजार मैं करने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा दिल पुकार उठा, आ जाओ, तुम्हारी मनहूस बहन तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। जब अमित और अभिषेक भाई इस ऑफिस में दाखिल हुए तो उनकी आंखें फट पड़ी। ये वही जमीन थी जो उन्होंने बेची थी और आज इस जमीन पर इतना आलीशान सा होटल खड़ा हुआ था। और जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो एक लम्हे को ठिठक गए। शायद बीते हुए वक्त की कोई भूली याद उनके दिमाग से टकराई हो, जिसको उन्होंने झटक दिया। भला वो मनहूस बहन इतने बड़े होटल में क्या कर रही है? पर जब मैंने वो कागज उनकी तरफ किया तो एक लम्हे को ठिठक कर रह गए। अमित भाई ने कांपते हुए हाथों से वो कागज उठाकर पढ़ा और उनके चेहरे का रंग बिगड़ गया। अमित भाई के हाथ से वो कागज छूटकर कालीन पर गिरा तो ऐसा लगा कि जैसे कोई भारी सी चट्टान उनके सर पर आ गिरी हो। कमरे में छाई हुई मौत जैसी खामोशी में इस कागज के गिरने की आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। फिर अभिषेक भाई ने जब झुककर वो कागज उठाया और उसकी पहले ही लाइन पर नजर पड़ी तो उनके हलक से एक ऐसी चीख निकली जो किसी जख्मी जानवर की होती है। वो कागज कोई मामूली वसीयत नहीं थी, बल्कि उनके बाप चौधरी दिनेश का वो आखिरी फैसला था जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ महीने पहले अपने वकील के पास खुफिया तौर पर लिखवाया था और जिसको आज 15 साल बाद पहली बार खोला था कि मेरी सारी जायदाद, फैक्ट्री और हवेली की रौनक तो मेरी बेटी कायरा के दम से ही है। और बुजुर्गों ने भी मुझे बताया कि जिस दिन ये लड़की मेरे घर से निकली, मेरा सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। बहरहाल मैं ये वसीयत करता हूँ कि अगर मेरे बेटों ने मरने के बाद कायरा को इज्जत से रखा तो सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, उसका हक मारा, तो उस लम्हे से मेरी सब जायदाद कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ कायरा के नाम ही होगी और मेरे बेटे इस जायदाद में एक ढेले के भी हकदार नहीं रहेंगे। ये पढ़ते ही अभिषेक भाई और अमित भाई के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, बल्कि उन पर आसमान भी गिर पड़ा। वो दोनों आंखें फाड़कर कभी उस कागज को देखते और कभी सामने बैठी हुई उस औरत को जिसको वो कुछ लम्हे पहले तक सिर्फ एक अमीर मालकिन समझ रहे थे। उनके दिमाग में 15 साल पहले की वो रात आ गई जब उन्होंने एक मासूम लड़की को धक्के देकर निकाला था और आज वही लड़की उनके सामने बैठी हुई थी। मेरे सर पर एक सर्द और पथरीला असर था। मैंने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाई और उनकी आंखों में आंखें डालकर पहली बार अपना मुंह खोला और मेरी आवाज में वो काट थी कि दोनों भाइयों के कलेजे छलनी हो गए। मैंने कहा, क्या हुआ? पहचान में इतनी देर क्यों लगा दी? अमित भाई और अभिषेक भाई, क्या 15 साल का टाइम इतना लंबा होता है कि तुम खून की खुशबू भी भूल गए? मेरी जुबान से अपना नाम और भाई का शब्द सुनकर उन दोनों पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी थी। अमित भाई तो लड़खड़ाकर पीछे गिर गए और दीवार का सहारा लिया कि उनके सूखे होठ हिले और मुश्किल के उनके मुंह से निकला कि कायरा, ये तुम हो? ये कैसे हो सकता है? वो मनहूस तो कहीं सड़कों पर मर गई होगी। मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा जिससे वो दोनों उछल पड़े। खबरदार जो अब वो शब्द अपनी जुबान से भी निकाला। मैंने गरजदार आवाज में कहा कि देखो, गौर से देखो, जिसको तुम मनहूस कहते थे आज वो शहर की सबसे बड़े होटल की मालकिन है और जिसको तुम खुशकिस्मत समझते थे यानी कि खुद को, आज मेरे टुकड़ों के लिए मेरे दरवाजे पर भिखारी बनकर खड़े हो। बताओ मनहूस कौन था?
मैं या तुम? वो दोनों पत्थर बनकर खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू की लड़ियां जारी हो गईं। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस डर की हकीकत के थे कि उन्होंने अपनी ही खुशी को अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। वो हवेली, फैक्ट्रियां जो उन्होंने मुझे निकालने के बाद अय्याशी में उड़ा दी थीं, वो दरअसल कानूनी तौर पर उनकी थी ही नहीं। उन्होंने एक पराई अमानत को खाया था, और अब वो वसीयत साबित कर रही थी कि वो न सिर्फ कानूनी मुजरिम भी है। मुझे वकील ने बहुत ढूंढा था ताकि मुझे तलाश करके सारी जायदाद मेरे नाम कर सके। पर जब मैं 5 साल के बाद उसी वकील के पास गई तो वकील हैरान हुआ। उसने सुना था कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई हूँ, इसलिए वो वसीयत वकील ने मेरे आने तक रोक दिया। जब मैंने वसीयत पढ़ी तो सोच लिया था कि अभी भाइयों को इस जायदाद पर ऐश करने दें। जब वक्त आएगा तब मैं उनको उनकी औकात याद कराऊंगी। और आज वो वक्त आ गया था। मैंने कहा कि तुम जानते हो, ये होटल जिस जमीन पर बना हुआ है, ये वो जमीन है जो पापा ने तुम्हारे नाम की थी, पर कर्ज में तुमने उसको बेच दिया था। मैंने उसको खरीदा और आज मैं तुम्हारी जमीन की मालकिन हूँ, जहाँ तुम चौकीदार की नौकरी मांगने आए हो। कुदरत का खेल देखो, तुम मेरे नौकर बनने के काबिल भी नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि ताकि तुम्हें बता सकूं कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। तुमने मुझे उस रात घर से निकालते वक्त कहा था ना कि जाओ अपना इंतजाम कर लो। आज मैं तुमसे कहती हूँ कि जिस मकान में तुम रह रहे हो, वो मकान भी इस वसीयत के तहत मेरी मिल्कियत है, जिसको मैं कुछ दिनों में वसूल कर लूंगी। यानी कि अब तुम्हारे सर पर जो आखिरी छत बची है, उसकी मालकिन भी मैं ही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त इस घर से भी तुम्हें निकलवा सकती हूँ, और तुम इसी सड़क पर आ जाओगे, जैसे 15 साल पहले मैं आई थी। मेरे ये शब्द सुनते ही उन दोनों भाइयों की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल आया, जो घर में भूखे बैठे थे और जिनके सर से छत छिन जाने का डर अब हकीकत बन चुका था। उनका गुरूर, उनकी अकड़, उनका वो मर्दाना रौब, सब कुछ मेरे पैरों में ढेर हो गया। अमित भाई, जो कभी घर में सबसे आगे अपने फैसले चलाते थे, दौड़कर आगे बढ़े और मेरे कदमों में गिर गए। उन्होंने मेरे जूते पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। कायरा, हमें माफ कर दो बहन, हम अंधे हो गए थे। हमें पता नहीं क्या हो गया था। हमें जायदाद का लालच आ गया था। ऊपर वाले के लिए हमें सड़क पर मत लाना। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? हम कुत्ते हैं, हम कमीने हैं। हमने तुम पर जुल्म किया, पर तुम तो हमारी बहन हो ना, पापा की असली बेटी हो। कुछ रहम करो कायरा, रहम करो। अभिषेक भाई भी उसके साथ ही जमीन पर गिर गए और नाक रगड़ने लगे। तू 100 जूते भी मारेगी तो हम खा लेंगे, पर हमें बेघर मत करना, हमें पुलिस के हवाले मत करना। हम इस वसीयत को मानते हैं, हम हर सजा के लिए तैयार हैं, बस हमारे सर से छत मत छीनना। देख, हम तेरे बड़े भाई हैं। मैंने अपने पैर पीछे कर दिए, जैसे किसी गंदगी से बचा रही हूँ। मेरी आंखों में अभी भी वही बर्फ थी। मैंने नफरत से उनको देखा और कहा कि मत पुकारो मुझे इस रिश्ते से। जब मैंने तुम्हारे पैर पकड़े थे, तब तुम्हें याद नहीं आया था कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर भी रह लूंगी, तब तुमने मुझे धक्के दे दिए थे। आज जब वक्त का पहिया घूम गया तो तुम्हें रिश्ता याद आ रहा है। ये आंसू जो तुम बहा रहे हो, ये पछतावे के नहीं है, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के हैं। तुम आज भी वही हो, खुदगर्ज और मतलब वाले। फर्क सिर्फ ये है कि कल तुम ताकतवर थे और मैं कमजोर। आज मैं ताकतवर हूँ और तुम कमजोर। मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। मेरा कद उन दोनों भाइयों से बहुत बड़ा लग रहा था, जो जमीन पर कीड़ों की तरह रेंग रहे थे। कमरे का माहौल बहुत ज्यादा भारी हो गया था। मेरा एक इशारा उनकी जिंदगी खत्म कर सकता था। मैं उनको जेल भी भेज सकती थी, क्योंकि उन्होंने धोखे से जायदाद बेची थी। मैं उनको उसी वक्त घर से निकलवाकर सड़क पर ला सकती थी। उनसे उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी छीन सकती थी। मेरे हाथ में ताकत थी और दिल में 15 साल पुराने जख्मों की टीस, जो आज भी ताज़ा थी। मैं खिड़की की तरफ मुड़ी और बाहर देखने लगी। भाई लगातार रो रहे थे और माफिया मांग रहे थे, पर मैं खामोश थी, बिल्कुल खामोश। मेरी खामोशी उनकी जान निकाल रही थी। कमरे में सिर्फ उनकी सिसकियों की ही आवाज़ थी और मेरी खामोशी ने गहरी सांस ली और मैंने मुड़कर उनको देखा। मेरे चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और फैसले का असर था। अभी मैंने अपनी जुबान से हुक्म जारी भी नहीं किया था। मैं उनको और कुछ लम्हे इस दर्द में शामिल रखना चाहती थी, क्योंकि मौत से ज्यादा खौफनाक मौत का इंतजार होता है। और दोनों भाई इस वक्त नरक की इस दहलीज पर खड़े थे, जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मेरी हाँ या ना में ही छुपा था।
मेरे होठ पर रुके हुए फैसले ने कमरे के माहौल को और ज्यादा भारी कर दिया। भाइयों की नज़र मेरी जुबान के फैसले पर टिकी हुई थी कि मैंने मेज पर रखे इंटरकॉम का बटन दबाया और चीख कर सिक्योरिटी गार्ड को अंदर बुलाया। अगले ही लम्हे 3 गार्ड्स कमरे में दाखिल हुए। मैंने नफरत भरी निगाहों से भाइयों की तरफ देखा और गरजदार आवाज में कहा कि इन दोनों को फौरन से मेरे ऑफिस से बाहर निकाल दो। और सुन लो अमित और अभिषेक भाई, आपके पास सिर्फ मोहलत आज रात की है। जाओ और जाकर वो मकान खाली कर दो जो अब मेरी मिल्कियत है। कल सुबह 10 बजे मैं अपने स्टाफ के साथ वहां पर आऊंगी और अगर मुझे वहां पर कोई भी नजर आया तो मैं वो हाल करूंगी कि दुनिया देखेगी। मैं भी आप लोगों को सड़क पर परेशान होते हुए देखना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने मुझे कराया था। फिर गार्ड ने उनको बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। वो चीखते रहे, वास्ते देते रहे, पर मैंने अपनी कुर्सी घुमा ली और उनकी आवाज़ लिफ्ट के दरवाजे बंद होने के साथ ही हल्की पड़ गई। उस शाम जब वो घर पर पहुंचे तो वहां पर कोहराम मच गया था। उन्होंने जब अपनी पत्नियों को बताया कि वो मकान अब बिक चुका है और खरीदने वाली कोई और नहीं बल्कि वही कारा है जिसको उन्होंने धक्के देकर घर से निकाला था, तो मेघा और काजल के सर से दुपट्टे नीचे गिर गए। वो उस रात उस घर पर मुश्किल की थी। बच्चे भूख से बिलख रहे थे क्योंकि उनके बाप खाली हाथ लौटे थे और माएँ डर से कांप रही थी। कल सर पर छुपाने की जगह भी नहीं रहेगी। वो सारी रात सामान बांधते रहे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि 15 साल पहले मैंने अपनी छोटी सी पोटली बांधी थी। समय का चक्कर अब पूरा हो चुका था। अगली सुबह का सूरज निकला तो मोहल्ले में गाड़ियों के हॉर्न और टायर की आवाज़ों ने सबको चौंका दिया। वही पुराना मोहल्ला जहाँ पर कभी मुझे मनहूस कहा जाता था, आज वहाँ पर 3 चमकती हुई गाड़ियाँ आकर रुकी। मोहल्ले वाले घरों से निकल आए ये देखने के लिए कि कौन आया है। फिर मैं गाड़ी से उतरी, आंखों पर काला चश्मा और काले कपड़े पहने हुई थी। मेरा रूप ऐसा था कि किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं हुई। मेरे इशारे पर गार्ड ने आगे बढ़कर इस लोहे के गेट को जोर से धक्का दिया जो कभी मेरे मुंह पर बंद किया गया था, और दरवाजा खुला तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं पर जम गए। बैठक में सामान गठरियां पड़ी हुई थी और एक कोने में मेघा और काजल अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए बैठी थी। उनके कपड़े गंदे और चेहरे लाल हो रहे थे। वो औरत जो कभी रेशम के कपड़े और सिंगार के बिना कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी, आज फकीर से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। अमित और अभिषेक भाई सर झुकाए हुए मेरे सामने आकर खड़े हुए। उनके हाथ बंधे हुए थे जैसे फांसी के मुजरिम हों। मैंने धीरे धीरे चलते हुए घर का जायजा लिया। दीवारों से पेंट उखड़ चुका था और हर तरफ वीरानी नाच रही थी। मैंने नजर अचानक से कोने में डूबते हुए उन 4 बच्चों के ऊपर पड़ी जो डरे हुए नजरों से मुझे देख रहे थे। उनमें एक छोटी बच्ची थी, शायद 5 या 6 साल की होगी। उसकी आंखों में भी वही भूख, वही डर और वही बेबसी थी जो 15 साल पहले मेरी आंखों में थी। उस बच्ची ने डरते डरते अपनी माँ के दामन में मुंह छुपा लिया, जैसे मैं कोई बला हूँ, कोई भूत हूँ जो उसको खा जाएगी। उस मंजर ने मेरे अंदर की चट्टान को एक लम्हे के लिए जर्रा जर्रा कर दिया। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैं वहां उनसे बदला लेने के लिए आई थी, उन्हें सड़क पर फेंकने आई थी, पर उन बच्चों के मासूम और मुरझाए हुए चेहरों ने मेरे इंतकाम की आग को ठंडा कर दिया। मुझे अपनी वो रात याद आ गई जब मैं भी सड़क पर भूखी प्यासी थी। क्या मैं भी आज इन बच्चों के साथ वही करूंगी जो मेरे साथ हुआ था? क्या इन मासूम का इसमें कोई कसूर है? मैंने अगर उनको बेघर कर दिया तो मुझ में और मेरे जालिम भाइयों में क्या फर्क रह जाएगा? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपना चश्मा उतारा और उन बच्चों की तरफ बढ़ी। मेघा और काजल भाभी डर की वजह से चीख पड़ी और मेरे कदमों में गिर गईं। कायरा, ऊपर वाले के लिए हमें माफ कर दो, हमारे बच्चों पर रहम खाओ, हमें मत निकालो, ये भूख से मर जाएंगे। हम तुम्हारी जूती भी साफ करेंगे, बस हमारे सर से छत मत छीनना। अमित और अभिषेक भाई भी घुटनों के बल गिर पड़े और वो जमीन रो रो कर गीली कर दी। तब मैंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने पापा और ऊपर वाले से बात कर रही हूँ। फिर मैंने झुककर मेघा और काजल भाभी को कंधों से पकड़कर उठाया। मेरी आवाज़ भर गई। मैंने कांपते हुए लहजे में कहा कि उठ जाओ भाभी, डरो मत। मैं चौधरी दिनेश की बेटी हूँ। मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ। वो नहीं हूँ जो आप लोग थे। ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा सा छा गया। मैंने उन बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं आज यहाँ पर सिर्फ आप सबको बर्बाद करने के लिए ही आई थी, सबका गुरूर मिट्टी में मिलाने आई थी। पर इन बच्चों के चेहरे ने मुझे पिघला दिया। उनकी आंखों में मुझे अपना बचपन नजर आ रहा है।
मैं नहीं चाहती कि ये बच्चे कल वही कायरा बने और फुटपाथ पर परेशान हों। इसलिए सिर्फ उन मासूमों की ही खातिर मैं सबको माफ़ करती हूँ। ये शब्द सुनकर उन सबको जैसे यकीन नहीं आया। वो पत्थर के हो गए थे। हैरत भरी आंखों से मुझे देखने लगे। फिर मैंने अपना पर्स खोला और उस मकान के असली कागजात निकालकर अमित भाई के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि ये घर मैं आपको भीख में नहीं दे रही, बल्कि इन बच्चों की अमानत समझकर वापस कर रही हूँ। इस घर में रहो, लेकिन याद रखना, ये आपकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि आपकी सी बहन की दी हुई है, जिसे आप सब मनहूस कहते थे। आज इस मनहूस ने ही आपकी नस्ल को सड़क पर आने से बचा लिया। अमित और अभिषेक भाई बुरी तरह रोने लगे और मेरे पास आए, पाँव पकड़ने की कोशिश की, पर मैं पीछे हट गई थी। मैंने कहा, मुझे किसी शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, बस इन बच्चों को ये ज़रूर बताना कि जुल्म कभी नहीं जीतता और खून के रिश्ते कागज़ के टुकड़ों से ज़्यादा कीमती होते हैं। ये कहकर मैं मुड़ी और तेज़ी से बाहर की तरफ चल पड़ी थी। मेरा दिल हल्का हो गया था, मेरे सीने से बोझ उतर चुका था। पीछे उनके आशीर्वाद और सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, पर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं जीत गई थी, पर यह जीत इंतकाम की नहीं, ये जीत दिल की तसल्ली की थी। मैंने बुराई का जवाब अच्छाई से दिया और यही मेरी असली ताकत थी। गाड़ी में बैठते हुए मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल छट रहे थे और सूरज पूरी तेजी से चमक रहा था, जैसे कुदरत भी मेरे इस फैसले पर मुस्कुरा रही हो कि कायरा ने आज साबित कर दिया था कि वो मनहूस नहीं, बल्कि अपने खानदान की सबसे बड़ी दान करने वाली थी। गाड़ी धीरे धीरे पुराने मोहल्ले से बाहर निकल रही थी और मैं शीशे से उस पार वही गलियां देख रही थी जिन्होंने मुझे कभी धक्के देकर अंधेरे में छोड़ा था। आज वही गलियां मुझे गर्व से देख रही थी। लोगों की भीड़ अब भी खड़ी थी, पर उनकी आंखों में अब ताने नहीं थे, बस हैरानी, इज्जत और थोड़ा सा अफसोस था कि जिसे मनहूस कहा जाता था, आज वही सबसे बड़ी रोशनी बनकर निकली है। मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी, जिसे न जीत कहा जा सकता था न हार। जैसे दिल ने खुद को खुद ही गले लगा लिया हो, जैसे 15 साल पुराने जख्म आज पहली बार सांस ले पाए हों। मैंने सीट पर सर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। पापा की आवाज़ जैसे कानों में गूंजी, कायरा, सगा खून कभी बदला नहीं लेता, बस इंसानियत निभाता है। उस पल मेरी आंखें भर आईं। आज पापा कहीं भी होते तो मुझे देखकर ज़रूर मुस्कुराते। गाड़ी का मोड़ काटते हुए आगे बढ़ी और मोहल्ला पीछे छूट गया। हमेशा के लिए मैंने आखिरी बार शीशे में खुद को देखा। अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी, अब मैं कायरा चौधरी थी, जो टूट कर भी जालिम नहीं बनी, बल्कि इंसानियत को चुनकर खुद ही जीत गई। फिर ऑफिस से बाहर निकली तो आसमान पूरी तरह खुल चुका था। धूप तेज थी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, पर बैठने से पहले रुक गई। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। सड़क के उस पार वही छोटी बच्ची खड़ी थी, जो मोहल्ले में अपनी माँ के आंचल में छिप गई थी। शायद घर से अपनी माँ के पीछे पीछे आई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अभी भी मुझसे डर रही थी, पर उस डर में एक भरोसा भी था, जैसे उसे लग रहा हो कि ये औरत बुरी नहीं है। मैंने हाथ हिलाया, वो झिझकी, फिर छोटे से कदम से आगे बढ़ी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जिसमें मैंने अपना अतीत देखा था। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। वो धीरे से मुस्कुराई और वही मुस्कुराहट मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। मैं गाड़ी में बैठी, पर इस बार सीट भारी नहीं थी, दिल खाली था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। गाड़ी आगे बढ़ती गई और मेरा अतीत पीछे धुंधले शीशे में खोता चला गया, पर इस बार मैं पीछे नहीं देख रही थी, मैं सिर्फ आगे देख रही थी, उस राह की तरफ जहां नई शुरुआत कायरा चौधरी के इंतजार में थी। जिंदगी में किसी इंसान की असली पहचान उसके पास की जायदाद, ताकत, बैंक बैलेंस या लोगों की वाहवाही से नहीं बनती, बल्कि असली पहचान इस बात से बनती है कि वो दर्द में कैसा रहता है और ताकत आने के बाद क्या चुनता है। हम बहुत बार ये सोच लेते हैं कि बदला लेने से दिल को सुकून मिल जाएगा, कि जिस तरह दुनिया ने हमें गिराया, हम भी उन्हें गिरा देंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। पर सच ये है कि बदला दिल की आग तो बढ़ाता है, पर माफ़ी दिल का बोझ कम करती है। मैंने बदला लेने की पूरी ताकत रखी। कानून मेरे साथ, सबूत भी साथ थे और वक्त मेरी मुट्ठी में था। मैं चाहती तो एक इशारे पर 2 घर बिखर जाते, 2 औरतों के सर से छत उतर जाती, 4 बच्चे सड़क पर आ जाते और भाई वही झेलती जो मैंने 15 साल पहले झेला था। पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंसानियत बंद कमरों में लिखी वसीयतों से बड़ी होती है, क्योंकि अच्छा बनने के लिए ताकत नहीं, दिल चाहिए होता है, और क्योंकि जिस दिन इंसान अपने दर्द के बावजूद अच्छाई को चुनता है, वो उसी दिन सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है।
इस दुनिया ने हमें एक बात सिखाई है कि जुल्म कभी टिकता नहीं। झूठ, धोखा और लालच कुछ देर के लिए जीते ज़रूर हैं, पर आखिर में हार उन्हीं की होती है। और इंसानियत, माफ़ी और सच्चाई कुछ देर के लिए हारती दिखे तो भी आखिर में जीत कर वही निकलती है। मेरी जीत इसलिए नहीं थी कि मैंने जायदाद वापस ले ली। जीत इसलिए थी कि मैंने अपनी इंसानियत को टूटने नहीं दिया, अपने दिल को काला नहीं होने दिया और अपनी कहानी को खून से नहीं बल्कि भलाई से पूरा किया। क्योंकि असली अमीरी पैसों से नहीं होती, असली अमीरी उस वक्त दिखती है जब इंसान बदले का बदला नहीं बल्कि माफ़ी देता है। और याद रखिए, जो इंसान अपने साथ हुई बुराई को दोहराता नहीं है, वही दुनिया में भलाई की शुरुआत करता है। और ऐसे लोग ही असल में बहादुर होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।